हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर मुकुल मल्होत्रा, चंडीगढ़ इंडिया में एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट यानी बच्चों के दिमाग व नसों से संबंधित प्रॉब्लम्स का स्पेशलिस्ट। तो पिछली वीडियो से हमने स्टार्ट की थी स्पेशलिटी सीरीज़ एपिलेप्सी पे, और इस वीडियो में हमने बात की थी सीजर्स और एपिलेप्सी की डेफिनेशन और इन दोनों टर्म्स के डिफरेंसेस के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए आज मैं बात करूँगा सीजर्स या एपिलेप्सी की क्लासिफिकेशन के बारे में, और आगे मैं ये भी डिस्क्राइब करूँगा कि कैसे ये क्लासिफिकेशन हमें इन्वेस्टिगेशंस, ट्रीटमेंट और प्रोग्नोस्टिकेशन में हेल्प करती हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं इस टॉपिक के बारे में तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो इससे पहले कि हम एपिलेप्सी की क्लासिफिकेशन पे उतरें, हम 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अच्छे तरीके से समझ लेंगे और जान लेंगे। तो सबसे पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि जो हमारा ब्रेन है ये 2 हेमिस्फेयर्स में डिवाइडेड है, राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर। और ये दोनों जो हेमिस्फेयर्स हैं ये अपने से उल्टे हिस्से को कंट्रोल करते हैं, यानी कि जो राइट साइड का ब्रेन है वो लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट साइड का ब्रेन है वो राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। तो अगर हमारी ब्रेन में अगर शॉर्ट सर्किट जो है वो लेफ्ट साइड के ब्रेन में होती है तो हमारे राइट साइड के हाथ, पाँव और फेस में प्रॉब्लम आएगी, और अगर शॉर्ट सर्किट राइट साइड में होती है तो लेफ्ट साइड की बॉडी को प्रॉब्लम आएगी। अब दूसरा प्रिंसिपल जो है वो ये है कि हमारा जो ब्रेन है वो छोटी छोटी लोब्स में डिवाइडेड है। जो सबसे आगे वाली है उसको हम कहते हैं फ्रंटल लोब, उसके पीछे जो है हम बोलते हैं उसे टेम्पोरल लोब, उसके पीछे वाली जो लोब है पैराइटल लोब, और सबसे पीछे वाली जो लोब है वो होती है ऑक्सीपिटल लोब। तो इन लोब्स के अपने अलग अलग कुछ फंक्शन हैं, जैसे कि जो फ्रंटल लोब है वो डिसीजन मेकिंग में, हमारे बिहेवियर में, उसमें उसका कंट्रोल करती हैं। जो हमारी टेम्पोरल लोब है वो हमारी मेमोरीज और इमोशंस का घर है। जो हमारा पैराइटल लोब है ये हमारी जो बॉडी की सेंसेशन होती है, जैसे छुअन, दर्द, ठंडा लगना, गर्म लगना, वो उसकी सारी प्रोसेसिंग जो है हमारे पैराइटल लोब में होती है। और जो हमारा ऑक्सीपिटल एरिया है ये हमारा विजुअल एरिया है। तो जो भी फ़ोटो हमारी आंखें खींच के पीछे भेजती हैं उसकी पोस्ट प्रोसेसिंग जो है वो हमारा पीछे वाला इलाका करता है, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीपिटल लोब। तो अगर इन लोब्स में कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट होगा तो इनकी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी। और अब हम बात करते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल की, जो कि है कॉन्शियसनेस या होश में रहना। तो होश में रहने के लिए 2 कंपोनेंट बहुत ज़रूरी है। एक तो आदमी को जागा होना पड़ेगा, जैसे हम टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं वेकफुलनेस। और अगर आदमी जागा है तो उसे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके वातावरण में, उसके आसपास क्या क्या गतिविधियाँ हो रही हैं, क्या क्या उसके आसपास चल रहा है, उसे हम बोलते हैं अवेयरनेस टेक्निकल टर्म्स में। तो आगे से इस वीडियो में जब भी मैं बेहोशी की या कॉन्शियसनेस की बात करूँगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ इस दूसरे कंपोनेंट के बारे में बात करूँगा, जो कि है अवेयरनेस। तो एक बार अब हम ये फंडामेंटल प्रिंसिपल जान गए हैं तो अब हम चलते हैं एपिलेप्सी की क्लासिफिकेशन की तरफ। तो इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी ने 2017 में अपडेटेड क्लासिफिकेशन दी, जिसमें उन्होंने एपिलेप्सी या मिर्गी के दौरों को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। इन 3 हिस्सों में जो सबसे पहला हिस्सा था वो था जनरलाइज्ड एपिलेप्सी, दूसरा था फोकल और तीसरा था अननोन। तो जनरलाइज्ड जो शब्द है उसका लिटरल मीनिंग ये है कि सब कुछ इन्वॉल्व हो जाना, मतलब सारी चीज़ को इकट्ठे इन्वॉल्व होना। तो इसमें होता ये है कि ब्रेन के दोनों हिस्सों में शॉर्ट सर्किट एक बराबर होती है। तो जब शॉर्ट सर्किट दोनों साइड में होगी तो दोनों हाथ, पाँव और फेस सब कुछ इन्वॉल्व हो जाएगा, आंखें ऊपर चढ़ जाएंगी। अब चूंकि पूरा जो ब्रेन है, जो कि हमारा पूरा घर है, उसी की बिजली गुल हो रही है, शॉर्ट सर्किट हो रही है, तो कॉन्शियसनेस तो बिल्कुल नहीं रह सकती। तो जब भी हम जनरलाइज सीजर की बात करते हैं तो उसका फोरगोन कंक्लूजन ये होता है कि आदमी बेहोश हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मोस्ट कॉमन टाइप होती हैं टोनिक क्लोनिक, टोनिक या क्लोनिक। मतलब टोनिक जिसमें हाथ पांव अकड़ जाते हैं, क्लोनिक मतलब अकड़ भी गए और साथ में हिल भी रहे हैं, क्लोनिक जिसमें सिर्फ अकेले सिर्फ हिल रहे हैं। और चौथा जो इसका हिस्सा होता है वो होते हैं एब्सेंट सीजर्स, जिसमें बच्चा कुछ काम करते करते एकदम रुक जाता है, 10-15 सेकंड के लिए उनको बिल्कुल कोई होश नहीं रहती, और फिर 15 सेकंड बाद वो फिर से काम पे लग जाते हैं। और कई बार टीचर उन्हें लेबल भी कर देते हैं कि ये तो डे ड्रीमिंग करता होगा।
इसके बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे, पर अभी के लिए हमें यही समझना है कि जनरलाइज सीजर का मतलब कि ब्रेन के दोनों हिस्से बराबर से एक समय पे ही इन्वॉल्व हो गए और जब दौरा स्टार्ट हुआ तो दोनों साइड इकट्ठे इन्वॉल्व हो गए। अब हम आते हैं फोकल सीजर्स पे। फोकल का मतलब सिर्फ एक साइड का जो ब्रेन है या एक लोब जो है वो इन्वॉल्व हुई, वहीं पे शॉर्ट सर्किट हुआ। शुरुआत में वहीं पे शॉर्ट सर्किट हुआ और कई बार ऐसा भी होगा कि शॉर्ट सर्किट वहीं पे रह जाएगा, तो क्या है कि दोनों साइड का ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होगा, तो एक साइड की बिजली अभी भी है, तो होश कहीं नहीं खोएगा। बट एक साइड जो है, अगर सपोज लेफ्ट साइड या राइट साइड में हमारे प्रॉब्लम है तो लेफ्ट साइड का हाथ हिलने लगेगा, गर्दन उधर टेढ़ी हो जाएगी, बट होश रहेगा। इसे हम बोलते हैं फोकल सीजर्स विद प्रिजर्व्ड अवेयरनेस, मतलब एक साइड का सीजर हुआ बट होश बाकी है। कई बार ऐसा भी होगा कि शॉर्ट सर्किट एक हिस्से में हुआ पर वो शॉर्ट सर्किट पूरे ब्रेन में फैल गया और उसने पूरे ब्रेन की बत्ती गुल कर दी। तो स्टार्ट एक साइड से होगा और कुछ ही सेकंड के बाद जब पूरा शॉर्ट सर्किट पूरे ब्रेन को कवर कर लेगा तो दोनों हाथ पांव हिलने लगेंगे और बेहोशी भी छा जाएगी। तो इसे हम बोलते हैं फोकल सीजर्स विद इम्पेयर्ड अवेयरनेस। कभी कभी इन सीजर से पहले या इन दौरों से पहले बच्चों को खुद से एहसास भी होने लगेगा कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। कभी कभी उनको पेट में गड्ढा पड़ने जैसी सेंसेशन, जैसे पंजाबी में बोलते हैं कि हॉल पड़ गया, वैसी सेंसेशन होने लगती है। कई बार उन्हें हाथ या पाँव में महसूस होने लगेगा कि जैसे कोई सुई चुभ हो रहा है, या कई बार उनको आंखों के सामने जो है रंग बिखर जाएंगे। तो इन सेंसेशंस को हम बोलते हैं ऑरा, और ये हमें पॉइंट आउट करती हैं कि कहीं ना कहीं किसी एक लोब में ये दिक्कत आ रही है। और तीसरा जो ग्रुप इन्होंने क्लासिफिकेशन में बताया वो था अननोन, जहाँ पे माँ बाप और बच्चा दोनों सो रहे हैं, पता नहीं चला कि कैसे स्टार्ट हुआ, किस साइड से स्टार्ट हुआ। जब तक माँ बाप उठे तब तक दोनों हाथ पांव हिल रहे थे, तो हम उसको क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये जनरलाइज था कि फोकल था, तो इसलिए उन्होंने उसको लेबल किया अननोन ऑनसेट। तो अब आपके मन में ये सवाल उठेगा कि इतने पछड़े में पढ़ने की ज़रूरत क्या, इतनी क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत क्या। तो अब हमें ये समझना है कि अगर हम ये क्लासीफाई कर लें या अगर माँ बाप हमें ये इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे दें तो उससे फ़ायदा क्या होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पहला पॉइंट कि अगर हमें ये पता चल जाए कि पहला कौन सा साइड इन्वॉल्व हुआ था या पहले कोई अबनॉर्मल सेंसेशन हुई थी कि नहीं हुई थी, तो फिर हम बिल्कुल लोकलाइज कर सकते हैं कि ब्रेन के कौन से हिस्से से, किस साइड से, या फिर ब्रेन के कौन से लोब में से ये प्रॉब्लम उत्पन्न हुई होगी या फिर कहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट हुआ है। तो उससे होगा ये कि जब भी हम एमआरआई करवाएंगे या ईजी करवाएंगे तो हम वहाँ से स्पेसिफिकली ढूंढेंगे कि ये कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारा बीमारी डायग्नोज करने का जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दूसरी बात आती है अब ट्रीटमेंट की। अगर हमें पता चल जाता है कि शुरुआत से सिर्फ एक साइड से फिट स्टार्ट हुआ था तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है कार्बामेज़ेपिन या ऑक्सकार्बेज़ेपिन। तो ये दवाई चलाने के बाद 60 से 70% बच्चों में एक साइड के जो फिट्स होते हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अब अगर हमें पता चलता है कि दोनों हाथ पांव या पूरा शरीर एक ही बार में इन्वॉल्व हुआ था तो उसके लिए वैल्प्रोएट जो है वो है ड्रग ऑफ चॉइस। तो अगर हम वैल्प्रोएट सही समय पे लगा दें तो सीजर्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब आती है बात थर्ड पॉइंट की, जो कि है प्रोग्नोस्टिकेशन। अब कई एपिलेप्सी सिंड्रोम्स ऐसे हैं, जैसे पिछले वीडियो में मैंने डिस्क्राइब किया था बिनाइन रोलैंडिक एपिलेप्सी, जहाँ पे सिर्फ एक साइड का शरीर और एक साइड का फेस ही इन्वॉल्व होता है। तो अगर हमें पता चल जाए कि शुरुआत में सिर्फ एक साइड इन्वॉल्व हुई थी, रात को नींद में ही ऐसा होता है, तो हमें कुछ हद तक पता चल गया ये कौन से टाइप की एपिलेप्सी है। और अगर हमारा एमआरआई भी नॉर्मल निकल आता है, ईईजी में भी हमें सेंट्रोटेम्पोरल स्पाइक्स मिल जाती हैं, तो हमारे को उस बच्चे का आगे मिर्गी का जो प्रोग्नोस्टिकेशन करना है कि इसके साथ आगे क्या होगा, वो सब करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो मेरी सबको ये सलाह रहेगी कि जब भी कभी बच्चे को मिर्गी हो तो पैनिक होने से पहले या अपना होश खो देने से पहले आप प्लीज़ ये नोटिस करें कि कहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। दोनों हाथ पांव इकट्ठे इन्वॉल्व हो रहे हैं कि सिर्फ एक साइड इन्वॉल्व हो रही है, कि गर्दन एक साइड मुड़ रही है, किस साइड पे मुड़ रही है। ये जो डिटेल्स हैं ये पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को बहुत हेल्प करती हैं आपके बच्चे का डायग्नोसिस बनाने में और उसका सही ट्रीटमेंट करने में। तो इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि आप खुद ही न्यूरोलॉजिस्ट बन जाएं या आप खुद ही अपने जो बीमारियां वो डायग्नोस करने लगें, बट इस वीडियो का
मेन सोल मोटिव यही है कि जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो हम मिस कर देते हैं पैनिक में या घबराहट में, हम मिस कर जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता, और फिर जब बाद में डॉक्टर हमसे ये सवाल पूछते हैं तो हमने तो ध्यान ही नहीं दिया इन सब चीज़ों के बारे में। तो हम प्लीज़ उन चीज़ों पे फोकस करें, और अगर हो सके तो उस इवेंट का एक वीडियो भी ज़रूर बना लें। तो अगर हम वीडियो बना लेते हैं तो डायग्नोसिस बनाना और ट्रीटमेंट स्टार्ट करना और भी बहुत आसान हो जाता है। तो अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन लोगों को इस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और हम बात करेंगे फिर एपिलेप्सी से रिलेटेड किसी और टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए आप सब लोग सेफ रहें, अपना ध्यान रखें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन ज़रूर करें। जय हिंद।